का आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर बेसिकली हमारा जो टॉपिक है आज का वो है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि मैनेजमेंट की क्या जो प्रिंसिपल्स है उनके मीनिंग के बारे में जानेंगे और कुछ डेफिनेशन से उन्हें जानेंगे। एंड देन लास्ट में हम लोग जो सबसे इम्पॉर्टेंट फेस है इस लेक्चर का उसे जानेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का नेचर किस तरह का होता है, यानी कि उनके फीचर्स के बारे में जानने वाले इस लेक्चर के अंदर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है ये, मैंने आपको बता दिया इस लेक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें होने वाली है। तो अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो मे भी आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही आगे फ्यूचर में वीडियो देखने के लिए। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। जो हमारा जो टॉपिक सबसे पहला है वो है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो सब्जेक्ट मतलब हमारा जो चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12th OCM के अंदर, क्योंकि देखो ये जो चैप्टर है इससे रिलेटेड पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और मे बी ये जो चैप्टर है इससे आपको इतने मार्क्स मिल सकते हैं कि मतलब अगर आप ये अकेला चैप्टर जो है वो आपको हाफ ऑफ द पासिंग मार्क्स दिला सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी चैप्टर है। और इस चैप्टर का जो नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसका मतलब क्या होता है तो इसको समझ लेते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका नाम पढ़ना चाहिए और उसका मतलब समझ लेना चाहिए, जिससे आइडिया मिल जाए कि चैप्टर में आके हम पढ़ने क्या वाले। तो देखो, मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल्स होते हैं यानी कि हम मैनेजमेंट को किस तरह से कर सकते हैं, उनके उसी से रिलेटेड काफ़ी सारे ऑथर्स हैं, काफ़ी सारे राइटर्स हैं जिन्होंने मतलब अपने अपने एक्सपीरियंस और अपने अपने एक्सपेरिमेंट के हिसाब से बताया है कि हमारे ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हर एक मैनेजर जो अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के जो गोल है उसे अचीव कर सकता है। ठीक है, तो मीनिंग एंड डेफिनेशन के अंदर बताया गया है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आखिर है क्या। तो विल अचीविंग गोल ऑफ एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू यूज डिफरेंट सिस्टम और टेक्निक्स। यानी कि जब भी हम बात करते हैं कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स है या फिर हमारे जो भी गोल्स है उसे अचीव करना है, तो हमारे पास कुछ टेक्निक्स होते हैं यानी कि कुछ सिस्टम्स होते हैं जिनको फॉलो करके हम अपने जो भी गोल है हमारे, जैसे कि अगर मान लेते हैं आपको पतला होना है, आप बहुत ज़्यादा मोटे हो, फैले हुए, पुल टाइट हो, और अगर आपको आप चाहते हो कि मैं थोड़ा पतला हो जाऊँ, मेरे सिक्स पैक आ जाए, ऐसे बॉडी शेप में आ जाए, तो आप क्या करोगे, आप एक सिस्टम बनाओगे कि मैं हर रोज़ जो मतलब एक सिस्टम बनाओगे कि मैं हर रोज़ जो है एक्सरसाइज करूंगा, मैं ये डाइट को फॉलो करूंगा, एक सिस्टम, प्रॉपर टेक्निक सिस्टम को आप फॉलो करोगे, उसके बाद आपका जो गोल है वो अचीव होने के चांसेस रहेंगे और आपका अचीव हो सकता है। ठीक है, तो वैसे ही कुछ टेक्निक्स और सिस्टम को जब हम फॉलो करते हैं और उससे हमें गोल्स मिलते हैं, उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल्स। यानी कि हमारे मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल्स कुछ ऐसे ही है, वो भी कुछ ऐसे टेक्निक्स है जिनका इस्तेमाल करके हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी गोल्स हैं उन्हें अचीव किया जा सकता है उन प्रिंसिपल्स की मदद से। आगे लिखा है सम ऑफ दिस टेक्निक्स आर एक्सेप्टेड यूनिवर्सली हैंस दे आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल्स। यानी कि अब ऐसे ही कुछ टेक्निक्स होते हैं, यानी कि हमने सोचा आज एक टेक्निक बनाई हमने और हमें पता चला कि ये जो टेक्निक है ये तो हर जगह काम आती है। यानी कि हमने एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखा उसके अंदर भी ये टेक्निक चल रही है, दूसरे में देखा वो भी उसका भी गोल अचीव हो गया, तीसरे में देखा उसका भी गोल अचीव हो गया। तो ये ऐसे जो टेक्निक्स होते हैं जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करती है, चाहे छोटी बड़ी कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी जो टेक्निक्स होती है उनको हम बोल देते हैं कि ये जो टेक्निक है ये मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, मतलब एक प्रिंसिपल उसे हम बना देते हैं। ठीक है, आगे लिखा है इट प्रोवाइड्स गाइडलाइंस टू मैनेजर्स टू कंडक्ट ऑल ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज ऑन स्पेसिफिक बेसिस। इट हेल्प्स द मैनेजर टू टेक इफेक्टिव डिसीजंस एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये मैनेजर्स को गाइड करता है, बताता है कि आपको क्या करना है अगर कोई भी सिचुएशन आती है। यानी कि अगर आपके एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं करे, यानी कि आपके जो मजदूर है वो अच्छे से काम नहीं करते, तो आपको क्या करना चाहिए, उनको हकाल देना चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन से या फिर उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, क्या करना चाहिए उस सिचुएशन के अंदर। वो सारी गाइडलाइंस जो है हमारे प्रिंसिपल्स हमें प्रोवाइड करते हैं, जिनकी मदद से मैनेजर्स जो है वो इफ़ेक्टिव डिसीजंस ले पाते हैं और उसकी मदद से अपने गोल्स भी अचीव कर पाते हैं। ठीक है, नाउ अब ये लास्ट में एक प्रिंसिपल है, इसको भी देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, मे बी पेपर में आ सकता है, बस ज़्यादा चांसेस नहीं रहते, फिर भी देख लेते हैं। प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज फंडामेंटल ट्रूथ और प्रोपोजिशन दैट सर्व एज द फाउंडेशन फॉर अ सिस्टम ऑफ बिलीव और बिहेवियर और फॉर चेन ऑफ रीजनिंग। काफ़ी डिफिकल्ट सा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है, बट इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो,
कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल जो है, बेसिकली प्रिंसिपल वो है एक फंडामेंटल ट्रूथ है, यानी कि एक ऐसे सच्चाई है जिसका मतलब इस्तेमाल करके, कि ऐसा टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करके हमें एक डायरेक्शनल रिजल्ट मिलता है, यानी कि इससे हमें ये बताता है हमें प्रिंसिपल कि आप क्या करोगे तो आपका जो गोल है वो अचीव हो सकता है। और साथ ही में ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं इनका जो फाउंडेशन होता है वो होते हैं कुछ सिस्टम ऑफ बिलीव, यानी कि हमारे कुछ आइडियाज़ होते हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका बिहेवियर होता है, मतलब बिहेवियर को चेंज करने का काम करता है ये प्रिंसिपल, यानी कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ है अगर वो सही से काम नहीं करते तो ये जो प्रिंसिपल्स है उनको सही से काम करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें मैनेजर्स को बताते हैं कि अपने एम्प्लॉयज़ के साथ आप क्या करो कि उनका बिहेवियर चेंज हो जाए। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर बेसिकली इसका बेस होता है इस प्रिंसिपल का। तो यही बताया गया है इस डेफिनेशन के अंदर। ओके, तो यहाँ तक तो आपको ये समझ आ गया होगा कि मीनिंग क्या है, आखिर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। अब इसके नेचर के बारे में जान लेते हैं कि आखिर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का नेचर कैसा होता है, यानी कि बेसिकली उसके फीचर्स के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। तो देखते हैं अब। तो देखो, टोटल यहाँ पर हमारे पास 7 नेचर्स है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के। सबसे पहला है यूनिवर्सल एप्लीकेशन, यानी कि इस यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब होता है वो मतलब प्रिंसिपल्स जो है वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एप्लीकेबल होते हैं, चाहे छोटी बड़ी कोई भी नेचर की ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा होता है जनरल गाइडलाइंस, यानी कि ये हमें प्रोवाइड करते हैं कुछ गाइडलाइंस, यानी कि हमें गाइड करते हैं कि हमें कौन सी सिचुएशन के अंदर क्या करना चाहिए। देन तीसरा है प्रिंसिपल्स आर फॉर्मेड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, यानी कि ये जो प्रिंसिपल्स है काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिस करने के बाद बनते हैं। चौथा जो है वो है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि ये जो प्रिंसिपल्स है ये नेचर में मतलब फ्लेक्सिबल होते हैं, इनको हम थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अपने सिचुएशन के हिसाब से। किस तरह से, तो हम अभी पॉइंट्स पढ़ेंगे डिटेल में अभी आगे, तो आपको समझ आएगा। ज़्यादा डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे, बट अभी यहाँ पे ओवरव्यू देते रहो कि क्या होता है। देन पांचवा बिहेवियरल नेचर, यानी कि ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है इनको बनाया ही इसलिए गया है ताकि हमारे जो एम्प्लॉयज़ है उनका नेचर जो है, उनका जो बिहेवियर है उसको चेंज कर सके ताकि वो हमारा काम अच्छे से कर सके। देन छठवा जो है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये पूरा का पूरा बेस है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर। यानी कि देखो, हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की मदद से जो भी डिसीजंस लेते हैं, यानी कि अब हमने किसी भी प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया कि हमें क्या करना चाहिए, तो हमने देखा कि ये जो प्रिंसिपल है हमें गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा है, बता रहा है कि आपको ये करना चाहिए। तो जब भी हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उससे वजह से कुछ इफेक्ट भी पड़ता है, यानी कि मान लो हमने सोचा कि हम अपने जो एम्प्लॉयज़ है उनको अब अच्छी पगार देंगे, तो उससे इफेक्ट क्या पड़ेगा कि वो भी अब हमारा जो काम है वो अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो यही कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप रहता है इस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। देन सातवां वाला जो है वो है ऑल प्रिंसिपल्स आर इक्वल इंपॉर्टेंट, यानी कि जितने भी प्रिंसिपल्स है, चाहे हेनरी फॉल के 14 प्रिंसिपल्स हो या फिर टेलर के 6 प्रिंसिपल्स हो, सारे के सारे प्रिंसिपल्स जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऐसा आप नहीं कह सकते कि कोई एक इंपॉर्टेंट ज़्यादा है प्रिंसिपल और दूसरा थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, सबके सब इक्वली इंपॉर्टेंट है। यही सारी चीज़ों के बारे में अब हम एक एक करके ज़्यादा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि पेपर में आपको ऐसे ओवरव्यू नहीं लिखना है, एकदम डिटेल में पॉइंट वाइज लिखना है, क्योंकि हो सकता है पेपर में नेचर के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और यही मेन टॉपिक भी है इस लेक्चर का। तो चलो, अब हम लोग आ चुके हैं अपने पहले यूनिवर्सल एप्लीकेशन, यानी पहला नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, तो देखो यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब तो मैंने आपको बता दिया, पॉइंट्स पढ़ेंगे ज़्यादा डिटेल में आपको समझ आएगा। सबसे पहला है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, यानी कि ये पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, यानी कि आप कहीं भी जाओ, मतलब ब्रह्मांड मतलब क्या, ये पूरी दुनिया, मतलब हर एक छोटे से छोटे ऑर्गेनाइजेशन से लेकर कितनी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे दुनिया की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप इन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल होता है। दैट्स मीन दे कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड नेचर, यानी कि इन प्रिंसिपल्स को आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, बहुत ज़्यादा ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर किसी अलग ही नेचर की ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कर सकते हो, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंदर आप इस प्रिंसिपल, अपने जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उन सब का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यूनिवर्सल एप्लीकेशन यहाँ पर अप्लाई होता है। देन दूसरा जो है वो है देयर रिजल्ट्स मे वैरी एंड एप्लीकेशन मे बी मॉडिफाइड बट दिस आर सुटेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऐसा हो सकता है कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया, ध्यान से सुनना, आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया, लेकिन आपने देखा कि वही सेम प्रिंसिपल किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने इस्तेमाल किया और उसका जो रिजल्ट है वो दूसरा कुछ आया, यानी कि आपने एक प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया और आपका रिजल्ट दूसरा आया, और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन ने इस्तेमाल किया तो उसका
रिजल्ट दूसरा है। तो रिजल्ट वैरी कर सकते हैं यानी बदल सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस प्रिंसिपल को थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी करने की जरूरत पड़ गई और दूसरे के अंदर मॉडिफाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये जो प्रिंसिपल है ये सूटेबल हर जगह होते हैं, यानी प्रिंसिपल आप इस्तेमाल कर सकते हो, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन लग सकती है या फिर थोड़े बहुत जो रिजल्ट है वो चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, आगे जो अपना लास्ट जो पॉइंट लिखा है वो है सिमिलरली दे आर एप्लीकेबल टू ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और साथ ही में ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है इनको आप हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप बेसिकली कौन से लेवल होते हैं तो आपको मे बी 11th स्टैंडर्ड में मालूम होगा। टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल। टॉप में कौन होते हैं, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मिडल में कौन होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजर्स वो सब। और जो लोअर लेवल पे होते हैं वो सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट्स जो होते हैं, जो वर्कर्स का ध्यान रखते हैं वो होते हैं। ठीक है, तो ये जो लेवल्स है जितने भी मैनेजमेंट, इन सब के अंदर आप इन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो मे बी आपको ये समझ आ गया होगा यूनिवर्सल एप्लीकेशन क्या होता है, यानी कि हर जगह आप इस्तेमाल कर सकते हो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को। नाउ अब हमारा जो दूसरा नेचर है वो है जनरल गाइडलाइंस। यानी जनरल गाइडलाइंस मतलब क्या कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो हमें कुछ गाइड करते बताते हैं कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी तरह की प्रॉब्लम चल रही है तो उसके अंदर हमें क्या करना चाहिए। यानी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें आपको ये करना चाहिए, ऐसे कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है, यानी आपको बताती है। ठीक है, तो उसी के बारे में बताया गया है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्रोवाइड जनरल गाइडलाइंस इन टैकलिंग द ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन वाइजली एज वेल एज इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, दे आर नॉट रिजिड। यानी क्या कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है हमें कुछ जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है, यानी बताती है कि आपको किसी भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी तरह की प्रॉब्लम में क्या करना चाहिए, यानी उसका सॉल्यूशन क्या है वो बताती है। और साथ ही में ये जो मतलब प्रिंसिपल्स होते हैं ये रिजिड नहीं होते, यानी कि इनको आप आसानी से अपने हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो, यानी मॉडिफाई कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। विच मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर टू बी अप्लाइड डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, साइज एंड नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि आप कौन सी मैनेजमेंट प्रिंसिपल को इस्तेमाल करने वाले अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो भी डिपेंड करता है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कितना बड़ा है या फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन का कौन सी सिचुएशन चल रही है, यानी कौन सी प्रॉब्लम चल रही है। उस हिसाब से आप सोचोगे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अभी कौन सा प्रिंसिपल इस्तेमाल करने की ज़रूरत है और उस हिसाब से आप अप्लाई करोगे। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है जैसे कि व्हेन वी से फेयर रेम्युनरेशन देन द टर्म फेयर कैन वेरी एज पर द नेचर, साइज एंड फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि क्या कि जब हम लोग कहते हैं कि हमें अपनी एम्प्लॉयज़ को अच्छी पगार देनी चाहिए, यानी अच्छी खासी पगार देंगे तो हमारे जो वर्कर्स हैं हमारे लिए अच्छे से काम भी करेंगे, यानी अच्छी पगार देंगे, गुड वेजेस देंगे तो हमारा काम जो है वो अच्छे से करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जनरेट करके देंगे हमें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल्स है ये हमें ये नहीं बताते कि फेयर रेम्युनरेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि अच्छी पगार का मतलब क्या है। सिर्फ 10,000 रुपये अच्छी पगार होती है या फिर 20,000 होती है या फिर 50,000 होती है, अच्छी पगार का मतलब क्या होता है। तो ये डिफाइन करके नहीं देते, यानी आपको पूरा का पूरा रेडीमेड आंसर नहीं देते, आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से आइडिया दे देते हैं कि आपको अच्छी पगार देनी चाहिए। अब डिटेल में उसका पूरा का पूरा जो आंसर है वो आपको खुद से निकालना पड़ेगा। तो इसी को हम जनरल गाइडलाइंस कहते हैं, यानी कि वो गाइडलाइंस जो हर एक के लिए एप्लीकेबल होते हैं। अगर प्रिंसिपल्स ये कहते हैं कि अच्छी पगार आपको 10,000 रुपये देनी चाहिए तो ये सिर्फ छोटे साइज के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऊपर ही काम करता है, तो ये जनरल नहीं बन पाता, यानी हर एक के लिए नहीं बन पाता। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि आपको अच्छी पगार देनी चाहिए, तो ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम आ सकता है। सो दैट ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये जनरल गाइडलाइंस देते हैं, यानी हर एक के लिए गाइडलाइंस दे देते हैं, हर एक को बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, नाउ हमारा जो थर्ड नेचर है वो है प्रिंसिपल्स आर फॉर्मेड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। तो ये तीसरा जो नेचर है इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि हमारे जो प्रिंसिपल्स है वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट करने के बाद बनते हैं। यानी ऐसे नहीं कि आपके दिमाग में एक आइडिया है, एक टेक्निक के बारे में आपने सोचा और उसको एक प्रिंसिपल बना दिया। उसके लिए काफ़ी प्रिंसिपल को बनने के लिए काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, यानी कि काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हज़ारों एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तब जाकर कहीं एक टेक्निक जो है वो प्रिंसिपल बन पाता है। ठीक है, तो उसी के बारे में बताया कि द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड ग्रेजुअली विद थोरो रिसर्च वर्क। यानी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च वर्क होती है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है, धीरे धीरे करके वो जो टेक्निक है वो धीरे धीरे करके ग्रेजुअली डेवलप होता है, तब जाके वो एक प्रिंसिपल बनता है। सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट आर कंडक्टेड बिफोर डेवलपिंग देम। मतलब उनके ऊपर मतलब वर्क करने से पहले काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, यानी प्रिंसिपल बनाने के पहले काफ़ी ज़्यादा हम ऑब्जर्वेशन करते हैं कि ये जो टेक्निक है ये अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तब जाकर वो धीरे धीरे हम उसे डेवलप करना
स्टार्ट करते हैं। द रिजल्ट ऑफ सच एक्सपेरिमेंट हैव बीन डेवलप्ड एज अ प्रिंसिपल आफ्टर इट्स प्रैक्टिस इन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जब हमें हर एक ऑर्गेनाइजेशन से मतलब अब जब हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सपेरिमेंट किए, और जब हर एक ऑर्गेनाइजेशन से हमें सेम रिजल्ट्स मिलते हैं, तब जाकर वो जो एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है उससे हम ये डिफाइन करते हैं कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट मतलब बेसिकली हमारा जो टेक्निक है वो एक प्रिंसिपल है जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। और ये जो प्रिंसिपल है अब हम इसे एक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक प्रिंसिपल बनता है मैनेजमेंट का। नाउ अब हमारा जो चौथा वाला नेचर है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। यानी कि प्रिंसिपल्स जो है मैनेजमेंट के वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, यानी कि आप उनको आसानी से मॉडिफाई कर सकते हो, अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस ला सकते हो। यानी आपको लगता है कि ये जो प्रिंसिपल है पर्टिकुलर उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करके मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो आप बेसिकली कर सकते हो, वैसा अपने मन चाहे थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हो। Management principles are flexible in nature. It means they can be changed or modified according to the situation. यानी कि ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं और इनको आप काफ़ी ज़्यादा आसानी से थोड़ा बहुत मोड़ मार सकते हो, यानी चेंजेस कर सकते हो। इसके अंदर आपको लगता है कि इसके अंदर थोड़ा बहुत मॉडिफाई करने की ज़रूरत है या फिर पूरे के पूरे प्रिंसिपल को ही चेंज करने की ज़रूरत है, तो आप आसानी से कर सकते हो, कोई रुकावट नहीं है। आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को कैसे भी तोड़ मोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं। मैनेजर्स कैन बी फ्लेक्सिबल विथ वेल इम्प्लीमेंटिंग प्रिंसिपल्स टू सूट द रिक्वायरमेंट। यानी मैनेजर्स भी काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं इनको इम्प्लीमेंट करते वक्त, कि उनकी मर्जी रहती है, अगर जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं, और अगर इम्प्रूवमेंट की जरूरत या मतलब मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो उसके अंदर थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन भी कर देते हैं। The business situation keeps on changing. Management principles are be adjusted or modified and can be used in the organization according to its need. यानी कि बिजनेस देखो, बिजनेस जो है उसका जो सिचुएशन है वो हमेशा चेंज होता रहता है, हर वक्त बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है वो बदलता रहता है। इस हिसाब से जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने प्रिंसिपल्स को भी थोड़ा बहुत एडजस्ट करते रहते हैं उस बदलते हुए सिचुएशन के हिसाब से। यानी कि हो सकता है कि अभी का जो समय मतलब अभी का जो सिचुएशन है बिज़नेस के अंदर वो सही था, तो उस हिसाब से हमने एक प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया। फिर अगले समय कुछ हमने देखा कि अभी क्रिटिकल समय मतलब सिचुएशन आ गई है, तो उस टाइम पे हम अपने जो प्रिंसिपल है उसको थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई किया जा सकता है, या फिर दूसरा कोई प्रिंसिपल भी इस्तेमाल किया जा सकता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी रहती है प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते वक्त। यहाँ पर बताया जा रहा है यहाँ पर कि प्रिंसिपल जो होते हैं मैनेजमेंट के वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं नेचर में। ठीक है, अब हमारा जो फिफ्थ वाला जो नेचर है वो है बिहेवियरल नेचर। इसका मतलब क्या है, देखो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है उनको बनाया ही इस तरह से गया है ताकि वो जो एम्प्लॉयज़ है उनसे काम करवा सके। यानी कि मैनेजमेंट का मतलब ही होता है क्या, कि हम किस तरह से लोगों से अपना काम करवा सकते हैं। तो उसके प्रिंसिपल्स भी इसी तरह से बनाए गए हैं कि लोगों का जो बिहेवियर है उसको चेंज कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके, ताकि वो हमारा काम अच्छे से कर सके। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे है कि बिहेवियरल नेचर यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो लोगों का बिहेवियर को चेंज कर देता है, इन्फ्लुएंस कर देता है। मैनेजमेंट इज द ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग सर्टेन गोल्स थ्रू अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग। यानी देखो मैनेजमेंट जो है वो ग्रुप एक्टिविटी, एक आदमी मैनेजमेंट में नहीं होते, काफ़ी सारे लोग मिलकर एक साथ काम करते हैं मैनेजमेंट के अंदर। और मैनेजमेंट का जो मेन एम होता है वो यही होता है कि इन लोगों का इस्तेमाल करके हमें किस तरह से हमारे जो गोल्स है ऑर्गेनाइजेशन के वो अचीव कर सके, या फिर इंडिविजुअल किसी के भी जो गोल्स है वो किस तरह से अचीव कर सके, पा सके इन लोगों की मदद से। यही मैनेजमेंट का मेन एम होता है, मकसद होता है। अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डिजाइनेड टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बीइंग। यानी कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है उनको बनाया इस तरह से, डिज़ाइन इस तरह से किया गया है ताकि वो जो ह्यूमन बीइंग है यानी हमारे जो वर्कर्स है, एम्प्लॉयज़ है, उनका जो बिहेवियर है काम के प्रति उसको थोड़ा बहुत चेंज कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके, ताकि वो हमारा काम ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सके, वेस्टेज कम करे और हमारा काम ज़्यादा अच्छे से कर सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जनरेट हो सके। तो उनका बिहेवियर चेंज करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। इस तरह से डिज़ाइन ही किया गया है ताकि वो ह्यूमन बीइंग का जो बिहेवियर है उसे इन्फ्लुएंस कर सके। देन आगे लिखा है दिस प्रिंसिपल्स कंट्रोल्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन एंड डायरेक्ट देम टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। यानी ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट के, ये उन लोगों को कंट्रोल करते हैं, यानी जितने भी ग्रुप ऑफ पर्सन है यानी एम्प्लॉयज़ है या फिर जितने भी लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन सबको कंट्रोल करते हैं, बताते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, ताकि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव है, गोल है, वो अचीव हो सके। ठीक है, तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं बिहेवियरल नेचर के होते हैं, यानी कि लोगों का जो बिहेवियर है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब जो सिक्स्थ वाला हमारा जो नेचर है वो है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। यानी कि क्या, हमारे जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है
है वो उनका जो बेसिकली बेस जो होता है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। अब किस तरह से होता है तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, प्रिंसिपल्स जो है वो हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, यानी हमें डिसीजन लेने में मदद करते हैं। यानी कि मैनेजर्स जो है वो किस तरह से डिसीजन लेते हैं, वो प्रिंसिपल्स की मदद से डिसीजंस लेते हैं, और जो भी डिसीजंस हम लेते हैं उससे कुछ इफेक्ट भी आता है, उसी का इक्विवेलेंट कुछ इफेक्ट भी आता है। सो डैट ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर डिपेंड रिलेशनशिप के होते हैं। यानी कि जो भी हम डिसीजन लेते हैं उससे कुछ इफेक्ट आने वाला रहता है, तो उसको भी डिटरमाइन करने में हमें मदद करते हैं। बताते हैं कि अगर आप ये डिसीजन लोगे तो आपके साथ क्या होने वाला है, ये भी बताता है हमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो यही चीज़ लिखी गई है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द बेस्ट फॉर टेकिंग डिसीजंस, हमें डिसीजन लेने में मदद करते हैं, यानी हमें बताते हैं कि आपको क्या डिसीजन लेने यानी क्या करना है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि आपका जो गोल है वो अचीव हो सके। देन आगे लिखा है दे डिटरमाइन द कॉज और रीज़न फॉर पर्टिकुलर इफेक्ट, और ये भी बताते हैं कि अगर आप ये डिसीजन लेते हो तो आपके साथ क्या होगा। यानी अगर कोई भी डिसीजन लोगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उससे क्या रिजल्ट आने वाले हैं, यानी क्या इफेक्ट पड़ने वाला है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो भी आपको बताता है। ये सेम मतलब उसी टाइम ये भी बताता है आपको प्रिंसिपल्स क्या अगर आप ये डिसीजन लोगे तो उससे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ये भी आपको बताएगा, ये भी डिटरमाइन करवाएगा। तो इसके लिए एक एग्जांपल भी दिया गया है, जैसे कि पेमेंट ऑफ गुड वेजेस एंड इंसेंटिव्स हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द आउटपुट ऑफ वर्कर्स। यानी कि अगर हम अपने जो मतलब वर्कर्स है, एम्प्लॉय से, अगर उन्हें हम सही से पगार देते हैं, उनके जो वेजेस है वो अगर सही से देते हैं और साथ ही में काफ़ी सारे इंसेंटिव्स भी देते हैं, तो इससे क्या होगा, हमारे जो वर्कर्स है वो हमसे खुश रहेंगे, और जिसकी वजह से वो हमारा काम भी सही से करेंगे, और उसके वजह से क्या होगा, हमारा आउटपुट जो है वो काफ़ी ज़्यादा जनरेट होगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारे प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी में भी बनाएंगे और साथ ही में ज़्यादा भी बनाएंगे कम वेस्टेज के साथ में। तो इससे ओवरऑल हमारा बेनिफिट होगा। तो अगर हम कुछ करेंगे, हमने एक डिसीजन लिया कि हम अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको गुड वेजेस देंगे, तो इससे इफेक्ट क्या पड़ा कि वो हमारा जो आउटपुट है वो बढ़ा दिया उन लोगों ने, वर्कर्स ने। ठीक है। देन एक और एग्जांपल दिया गया है कि मेकिंग इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट इन्फ्लुएंस द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट। यानी अच्छी एडवर्टाइजमेंट अगर हम करते हैं, हमने एक डिसीजन लिया कि हम बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट में खर्चा करने वाले, मतलब एक बेस्ट एडवर्टाइजमेंट करने वाले जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सके, तो हमने एक अच्छी एडवर्टाइजमेंट किया, उससे क्या होगा, अब हमारा सेल्स भी फिर अच्छी होगी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा सेल्स होने वाली है, क्योंकि हमने बहुत अच्छी एडवर्टाइजमेंट की है, कि इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट की है, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा सेल्स होगी। तो यही एग्जांपल दिया गया है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का, कि हमने जब कोई भी डिसीजन लेते हैं मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो इससे रिलेटेड कुछ इक्विवेलेंट इफेक्ट भी पड़ता है। ठीक है। अब नाउ हमारा जो लास्ट नेचर है वो है ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंट। यानी कि जितने भी प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, वो सब के सब इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक प्रिंसिपल जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दूसरा प्रिंसिपल्स कम इंपॉर्टेंट है। सब के सब इंपॉर्टेंट से इक्वली, चाहे वो हेनरी फोल के 14 प्रिंसिपल्स हो या फिर टेलर के 6 प्रिंसिपल्स हो, सब के सब इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, सबके सब इक्वली इंपॉर्टेंट है, यही बताया गया है। Those are to be practiced simultaneously to get best result in the form of achievement और predefined goals। यानी कि बेसिकली कि ऐसा हो सकता है कि आप एक एक करके सारे प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर सकते हो, आप सारे प्रिंसिपल्स के ऊपर फोकस कर रहे हो और एक एक करके सबका इस्तेमाल कर रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिल सके, ताकि आपके जो भी प्री डिफाइंड मतलब पहले से आपने सोचा है जो भी गोल्स उसको अचीव करने के लिए, तो आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन अगर आप इफ़ any specific principles are focused more and other are not followed with same focus, then it affect the working of the organization। यानी कि अगर आपने एक स्पेसिफिक मतलब एक पर्टिकुलर जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर आपने ज़्यादा फोकस दिया, आपने सोचा कि एक प्रिंसिपल के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा फोकस देता हूँ जिससे मेरी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होगी, आपने एक के ऊपर तो बहुत फोकस दिया, दूसरे के ऊपर कम फोकस दिया, अगर आपने दोनों के ऊपर सेम फोकस नहीं दिया तो उससे हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो काम काज है वो भी थोड़ा खराब अफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है। तो आपको जितने भी प्रिंसिपल्स है उसको इक्वली फोकस करना है, सबको इक्वली इंपॉर्टेंस देना है। देन लास्ट में लिखा है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल साइंस, दस नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट एब्सोल्यूट लाइक प्योर साइंस। यानी कि देखो, प्रिंसिपल्स जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है वो बेसिकली प्रिंसिपल्स सोशल साइंस के, यानी कि लोगों का बिहेवियर के ऊपर ये बेसिकली प्रिंसिपल है, कि लोगों को बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए प्रिंसिपल्स को बनाया गया है। ये बिल्कुल मतलब ऐसे साइंस वाले प्रिंसिपल की तरह नहीं है कि मटेरियल या फिर ऐसी चीज़ों के लिए है जो एब्सोल्यूट है। ठीक है। लोगों का बिहेवियर कैसा रहता है, चेंजेस होते रहते हैं, उसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं लोगों के बिहेवियर के अंदर, और इस हिसाब से हमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन भी करनी पड़ती है अपने प्रिंसिपल्स के अंदर। लेकिन
प्योर साइंस में क्या होता है, उसके अंदर जो भी फॉर्मूलेस होते हैं या फिर जो भी लॉस होते हैं, जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो एब्सोल्यूट होते हैं, उनका इस्तेमाल मतलब उसके अंदर हम थोड़ी बहुत भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल मैथमेटिक्स के अंदर जो भी फॉर्मूलेस होते हैं उनके अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते अपने हिसाब से, कि आप अगर आप कोई भी फॉर्मूला है उसके अंदर आपने देखा कि एक्स जो है मुझे पसंद नहीं है तो आपने सोचा एक्स को हटा देता हो, तो ऐसा नहीं है। आप अपने हिसाब से उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। जो फॉर्मूला दिया गया है उसको पूरी तरह से आपको कॉपी ही करना है। तो बेसिकली ये साइंस वाले प्रिंसिपल्स के ऊपर लागू होता है, लेकिन मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसके ऊपर लागू नहीं करता। अगर आपको कोई चीज़ ऐसी मतलब लगता है कि उसको मॉडिफाई करना चाहिए तो आप मॉडिफाई कर सकते हो, उसके अंदर थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है कि आप हर एक जो प्रिंसिपल है उसको इक्वली इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि सब के सब जो प्रिंसिपल्स है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा सारे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक हमने सारे नेचर्स देख लिए। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। नहीं समझ आई है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो जो भी आपका डाउट है। एंड अगर आपको ये लेक्चर समझ आ गया है तो कमेंट सेक्शन में लिखो कि आपको समझ आ गया है, ताकि मुझे भी समझ आए कि आपको समझ आ गया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। अगर आपको ये वाली वीडियो देखनी है तो इस वीडियो को क्लिक कर दो, और हाँ, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसे ही और वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दो जो 12th में आप चले गए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।